हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू IBTS। पिछली वीडियोस में हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसकी कंपोजिशन और किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वहां तक हम इसको समझ चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 पे पहुंच गए अपनी बुक के, जो कि है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है इस बुक का। अगर आप इस चैप्टर को स्किप करके बाकी आगे वाली पूरी बुक पढ़ते हैं, जो कि हमारी टेंडेंसी रहती है, क्योंकि इस बुक में ज्यादातर जो है एक सिंपल एक्सप्लेनेशन टाइप जो है इसमें दी हुई है, लेकिन अगर आप इसको स्किप करके पूरी बुक पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिस तरह से हमारा जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसको BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, उसी तरह मुझे लगता है कि ये चैप्टर इस बुक की हार्ट एंड सोल है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में आपके सारी की सारी बुक का ऑलमोस्ट एक ओवरव्यू दिया हुआ है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जो कि एक्चुअली इन्हीं फीचर्स को हम आगे जाके चैप्टर्स के रूप में पढ़ेंगे, जिनमें थोड़ी सी बस डेफिनेशंस और थोड़ी सी आपकी एक्सप्लेनेशन और हो जाती है। लेकिन जो ओवरव्यू है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको इस चैप्टर से अच्छा कहीं नहीं मिल सकता। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हमारे जो है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फीचर्स क्या क्या हैं, और आने वाली वीडियोस में हम थोड़ा बहुत ट्रिक्स के साथ जो आपकी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको याद करने के ट्रिक्स देखेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से उन ट्रिक्स के साथ उनको याद करेंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आपका जो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 299 लोगों ने मिलकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जो कि एक जीता जागता डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो हमें उसके फीचर्स पढ़ने बहुत जरूरी हैं, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुआ था उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे, शेड्यूल्स भी कम थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 इसमें पार्ट्स थे। आज अगर आप देखेंगे तो 450 उससे ज्यादा हमारे पास आर्टिकल्स हैं, हमारे शेड्यूल भी 12 हो गए और हमारे पार्ट्स भी 25 तक पहुंच गए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए जीता ज्यादा जागता डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि ये अपने हिसाब से आगे 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 बढ़ता रहता है। ये इतना रिजिड नहीं है कि इसको आप टाइम के साथ चेंज ना कर पाए। तो टाइम के साथ वही ग्रो होता है जो जीता जागता होता है। हमने देखा कि एक अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी भी हुई है जिसको कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया गया। मैं बात कर रहा हूं आपकी 42nd अमेंडमेंट की, जो कि 1976 में हुई। ये अमेंडमेंट में इतनी सारी अमेंडमेंट्स लाई गई थी कि इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि अमेंडमेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल कितना ज्यादा है। अब शुरू करते हैं हम फीचर्स को एक एक करके देखना। इस चैप्टर में जितनी भी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उनको समझेंगे। जैसे कि आपका एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक टर्म है, जो कि हम पढ़ते तो हैं, उसको पढ़ के गुजर जाते हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चंस आपके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए हम एक एक टर्म को अच्छे से समझेंगे और उसको एकदम अच्छे से डिफाइन करके अपने दिमाग में उसके कंसेप्ट को बिठाएंगे। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर देखते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर है कि इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक किसी 4-5 देशों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें भी थी, उन वजहों को एक एक करके भी जानेंगे। अब इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिखा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के हमने लिखा। अगर आप हमारे उस टाइम के जो हमारा डोमिनियन बना था हमसे अलग होकर पाकिस्तान, तो आप समझिए कि हमने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए थे, लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते 1956 तक बात पहुंच गई थी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा क्यों था, हम उसको जानते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लंबे होने का एक कारण था आपके जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऐसा क्यों? आप देखिए कि हमारे देश की लंबाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ आप देखिए कितनी ज्यादा लंबी है और उसमें कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो उतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए और कितनी ज्यादा हमारे पास डाइवर्सिटी भी है। तो जियोग्राफिकल जो आपका एरिया है उसकी वजह से, इतने ज्यादा एरिया की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो काफी बड़ा बनाया गया, ठीक है। एक और जो आपका रीजन था वो था आपका हिस्टोरिकल रीजन। हिस्टोरिकल रीजन का मतलब ये था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑलमोस्ट 50 to 60% पार्ट जो था वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। और इस एक्ट को हम बहुत ही डिटेल में पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आपको वीडियो के नीचे उस
इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके 1935 का एक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो काफी लंबा बना। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारे जो सोर्सेज थे वो बहुत ज्यादा थे। हमारे जो सोर्सेज थे वो बहुत ज्यादा थे। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया और ये काम कर रहे थे B.R. अम्बेडकर। तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन से वो चीजें, वो बातें उठाई जो हमारे देश में एप्लीकेबल हो सके और जो हमारे देश में काम कर सके और लोगों को फ्रीडम दिला सके। अब फ्रीडम से मुझे एक बात याद आती है कि अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स भी नहीं होते, आपके पास जो स्टेट की ड्यूटीज हैं जिनको DPSP बोलते हैं वो भी नहीं होती। तो मतलब आपके पास राइट्स नहीं होते, आपके पास कोर्ट जाने का हक नहीं होता, तो आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाते। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली आपकी फ्रीडम को आपको एंजॉय करने का हक देता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो सोर्सेज थे वो बहुत ज्यादा थे, ठीक। तो हमने क्या किया कि सबसे बड़ा जो सोर्स था हमारा, उसके बेस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बनाया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, आर्टिकल्स पहले आएंगे, कौन सा आर्टिकल पहले आएगा, 350 में कौन सा आर्टिकल आएगा, या पहला आर्टिकल कहां से शुरू होगा, वो स्ट्रक्चरल जो तरीका था वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया, 1935 वाला जो एक्ट था आपका, उससे। अच्छा, अब आपका जो फिलोसॉफिकल पार्ट था वो आपका लिया गया। फिलोसॉफिकल पार्ट में आपके दो हिस्से आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स और आपके DPSP। तो ये एक्चुअली लिया गया था USA से, अमेरिका से, और ये आपका लिया गया था आयरलैंड से। तो हमने फिलोसॉफिकल पार्ट लिया दो कंट्रीज से। उसके बाद अगर मैं पॉलिटिकल पार्ट की बात करूं तो पॉलिटिकल पार्ट में आपका कैबिनेट सिस्टम आ जाएगा, और कैबिनेट सिस्टम में बहुत सारी और भी चीजें आएंगी। कि पॉलिटिकल पार्ट में ये सब आएगा कि किस तरह से कैबिनेट की फॉर्मेशन होगी, PM कौन होगा, मतलब किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा, और जितने भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है वो हमने लिया था आपके ब्रिटेन से, यानी ब्रिटिश के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे हमने पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था, जो किस तरह से पॉलिटिकल जो इसका पार्ट रहेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमने ब्रिटेन से लिया था। तो ये तीन चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को मिक्स करके आपके UPSC के मेंस में 3-4 बार इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? आप देखिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अंबेडकर साहब द ग्रेट जीनियस वो इस बात को समझ गए थे। तो उन्होंने ये कोशिश की कि डिबेट्स के थ्रू और सबकी सहमति के साथ इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो ना कि बहुत रिजिड हो और ना ही बहुत फ्लेक्सिबल हो। मतलब ऐसा भी ना हो कि आप कभी उसको चेंज कर ही ना पाए, और ऐसा भी ना हो कि आप उसको उतना चेंज कर दें कि वो अपनी जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर था उसको वो उसका स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाए। तो इंडिया के केस में हम देखते हैं कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है हमारे पास। अब अगर मैं और कंट्रीज की बात करूं तो आप देखेंगे कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। आज तक ये दुनिया की पहली डेमोक्रेसी USA था। आज तक USA में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं। हमने 70 साल में 105 अमेंडमेंट कर दिए। लास्ट अमेंडमेंट जो था 105वां अमेंडमेंट था हमारा, और इनको तो कितने टाइम से आजाद थे और कितने टाइम पहले ही डेमोक्रेसी बन गया था US। और अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात में आता है ब्रिटेन। अगर मैं फिर से बोलूं तो ब्रिटेन से हमने पॉलिटिकल पार्ट लिया था, USA से हमने फिलोसॉफिकल पार्ट लिया, जो कि हम सोर्सेज में उसकी बात कर रहे थे। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी आती है ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में फ्लेक्सिबिलिटी और USA फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। अगर आपको USA में कोई भी कानून पास करना है, कोई भी इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित करना है, तो एक तो है जब आप उसको प्रपोज करते हैं, फिर बाद में जाके उसकी वोटिंग होती है। USA में जब आप इस तरह के कोई प्रपोजल भी दे रहे हैं तो वो भी स्पेशल मेजोरिटी से चाहिए, और जो आपका स्पेशल मेजोरिटी से चाहिए, और जो आपका फाइनल पासिंग वाला जो आपकी फाइनल वोटिंग होगी वो भी स्पेशल मेजोरिटी से चाहिए। इसीलिए इतनी ज्यादा स्पेशल मेजोरिटी की वजह से ये ज्यादा रिजिड है, इसको अमेंड करना ज्यादा मुश्किल है।
अब बात करूं ब्रिटेन की, तो एक्चुअली ब्रिटेन में के जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, देर इज नो प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट्स। देर इज नो प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट्स। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से एक सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करती है, नॉर्मली कोई भी लॉ पास करना हो तो सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मैंने 50% से ज्यादा मेजोरिटी। अगर हाउस में 100 लोग प्रेजेंट हैं और 51 जो लोग हैं, जो 51 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के या असेंबली के, वो लोग अगर वोट कर देते हैं यस, तो वो बिल पास हो जाता है। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए भी ऐसा ही है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते इतनी ज्यादा सिंपल मेजोरिटी के साथ। अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर रहे हैं, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ प्रोविजन सिंपल मेजोरिटी से अमेंड होते हैं, इसीलिए वो फ्लेक्सिबल भी है, और कुछ ऐसे हैं जो आपको स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंड होते हैं, वो इंक्लूडेड है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हालांकि इस चैप्टर को हम, ये जो आपका कंसेप्ट है, इसको हम बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझेंगे आपके अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर है, वो वीडियो बाद में आएगी। तो यहां पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होती है आपकी सिंपल मेजोरिटी और एक होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी। हमने देखा कि जो ब्रिटेन है उसमें सिर्फ इसी से आप कर सकते हैं, और जो आपका यूएसए है उसमें आप सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से ही आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर सकते हैं। इंडिया में इन दोनों का मिक्सचर है, मतलब कुछ प्रोविजंस ऐसे होंगे जिनको आप सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर लो, कुछ ऐसे होंगे जिनको आपको स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंड करना पड़ेगा। इंडिया में जितने भी आपके जो अमेंडमेंट्स हैं प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर आप उनको सिंपल मेजोरिटी से अमेंड करते हैं तो वो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट काउंट नहीं होती, मतलब वो सिर्फ एक लेजिस्लेशन का प्रोसेस काउंट होगा, उसके लिए आपको अमेंडमेंट बोलने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को हिमाचल प्रदेश का नाम चेंज करके कुछ और कर दिया जाए, तो इसके लिए आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपको एक सीधा लीगल एक जो प्रोसेस होती है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, आप उसके थ्रू जाके जो हिमाचल है उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री भी चेंज कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे जब हमारा अगले आने वाले चैप्टर्स में हम जो यूनियन और उसकी टेरिटरी को पढ़ेंगे, तब हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये था कि अगर 50% से ज्यादा लोग यस के फेवर में वोट करते हैं तो अमेंड हो जाएगा, पर वो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट जो है उसको माना नहीं जाएगा। आर्टिकल 368 जो है उसी में आपके मेन प्रोविजन हैं सब कुछ, जो कि पार्लियामेंट को बताता है कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है अमेंडमेंट्स करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब स्पेशल मेजोरिटी इंडिया में दो तरह की होती है। हाँ, एक स्पेशल मेजोरिटी तो है जिसमें आपके 2/3 जो मेंबर हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, और 2/3 जो है वो मेजोरिटी होनी चाहिए आपकी जो टोटल मेंबरशिप है उसकी, टोटल मेंबरशिप की। अब इन शब्दों से घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अभी इनको समझा दूंगा। ये दो जो है, ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड होगा। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो ऐसे अमेंड होते हैं, और कुछ प्रोविजन जो हैं वो ये तो आपको करना ही होगा, प्लस आपको हाफ जो स्टेट्स हैं उनकी भी आपको रेटिफिकेशन, यानी स्टेट्स को भी ये चीज पास करनी होगी। अगर स्टेट्स पास नहीं करते हैं तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो अमेंड नहीं होंगे। वो प्रोविजंस कौन से हैं? वो प्रोविजंस है आपके फेडरल प्रोविजन। फेडरल माने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेंटर स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में एक सेंटर है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, सबके पास अपनी अपनी पावर है, मतलब एक फेडरल स्ट्रक्चर है सेंटर और स्टेट्स का। अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच की जो पावर है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में कुछ चेंज करना है, कि हाँ किसी की पावर कम करनी और ज्यादा करनी है, तो आपको स्टेट्स की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर आपको पावर्स को शिफ्ट करना है तो आपको स्टेट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, पर वो भी सिर्फ आधी स्टेट्स की, उससे ज्यादा स्टेट्स की जरूरत नहीं है। अगर वो करती हैं ठीक है, नहीं करती हैं तो भी ठीक है। तो ये है। अब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए एक ऐसा दिन जिस दिन वोटिंग होनी है, एक जो बिल है उसको पास करने के लिए नॉर्मल मेंबर्स हैं 543। अगर उस दिन सिर्फ 500 मेंबर्स ही मौजूद हैं तो उनमें से एक तो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। हाँ, तो 2/3 मेजोरिटी को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप 500 इंटू 2/3 कर सकते हैं, तो ये आपकी 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी कि इतने लोग जो हैं वो आपको चाहिए वो यस के फेवर में वोट करें। पर सिर्फ यही कंडीशन नहीं चाहिए, एक और कंडीशन है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया था पहले कि मान लीजिए एक दिन 500 लोग प्रेजेंट हैं,
बट टोटल जो मेंबरशिप है वो 543 है। तो इस 543 की 2/3 मेजोरिटी प्लस जितने लोग प्रेजेंट है उनकी 2/3 मेजोरिटी, वो दोनों जो है आपकी फेवर में होनी चाहिए, तभी आपका ये प्रोविजन जो है ये पास होगा। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा इतनी सी बात। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा विद सम यूनिटरी बायस। आप समझ रहे, दिस इज द ब्यूटी कि आपका फेडरल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक यूनिटरी टाइप भी बनाते हैं। यूनिटरी माने जहां पे सिर्फ एक ही इंसान के पास या फिर सिर्फ सेंटर के पास पावर है। इसका मतलब फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, यहां सेंटर है और ये सारी स्टेट्स हैं। एक्चुअली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है ऐसा ही, पर कई बार क्या होता है कि सारी पावर जो है स्टेट से ले ली जाती है कुछ टाइम के लिए। आप बहुत समझदार हैं, आपको समझ आ गया होगा कि ये होता है इमरजेंसी के टाइम पे। तो जहां पे सेंटर के पास ज्यादा पावर्स आ जाती हैं, वहां पे हम उसको यूनिटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहां पे सेंटर रूल करता है। फेडरल स्ट्रक्चर होता है जहां पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो आपकी पावर्स हैं वो डिवाइडेड होती हैं, कुछ पावर्स डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है कि फेडरल तो है ही, प्लस साथ में कुछ ना कुछ यूनिटरी बाइस भी है। वो देखते हैं। फेडरल तो एक चीज तो हमें समझ आ गई कि हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर है, हाँ, क्योंकि हमारे पास सेंटर में यूनियन लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट भी है, प्लस एक कंकरेंट लिस्ट भी है। हाँ, ये हो गया आपका फेडरल प्रोविजन, डिवीजन ऑफ पावर। दूसरा अगर हम देखें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, वो रिटन है, तो ये भी एक क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स हैं वो ऑलरेडी बांटी हुई हैं। एक और चीज क्या है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। हाँ, वो जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट जो हमारी जुडिशरी है। एक ये भी आपका पार्ट इसमें आ जाता है। आपके नॉन फेडरल प्रोविजन कौन से हैं, यानी आपके जो यूनिटरी प्रोविजन है वो कौन से हैं? आपके यूनिटरी प्रोविजन हैं इमरजेंसी पावर हो गया, मतलब जहां पे सेंटर के पास ज्यादा पावर आ जाती है, इमरजेंसी हो गया। और कौन सी पावर्स हो सकती हैं इसमें? आपका इमरजेंसी तो एक पावर होगी जिसमें सेंटर के पास ज्यादा पावर आ जाती है, प्लस एक और चीज क्या होती है, जो आपकी सिटीजनशिप है, जो आपकी सिटीजनशिप है। क्योंकि इंडिया में मेरे पास सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप है। मैं हिमाचल का सिटीजन भी मैं हूं, बट मैं एक्चुअली इंडिया का ही सिटीजन हूं। मतलब हमारे अगर देश में कोई रह रहा है तो ही इज एन इंडियन सिटीजन, वो किसी स्टेट का सिटीजन नहीं है। हर स्टेट की अपनी अपनी कोई सिटीजनशिप नहीं है इंडिया में, सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है। तो जहां पे सिर्फ एक ये बात आए, सिर्फ एक ये वाली बात जहां दिमाग में आए, तो वहां समझ लेना कि ये यूनिटरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे यूनिटरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। और कहाँ आ सकता है, ये हो गया। और आ सकता है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे भी सिर्फ एक की बात आ रही है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन किस कंटेक्स्ट में कह रहा हूं कि जो आपकी स्टेट्स हैं, जो आपका सेंटर है, हर किसी के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहां पे भी ये यूनिटरी बायस है हमारे इसका कॉन्स्टिट्यूशन का। और क्या आ सकता है यूनिटरी बायस में? जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज है जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज माने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। अब यहाँ पे भी ऑल इंडिया, सारे इंडिया के लिए एक ही एग्जाम है और वहां पे कुछ लोग जाके इलेक्ट होते हैं। और ये भी जो आपका ये यूनिटरी टाइप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी यूनिटरी की बात हो रही है कि सिर्फ एक एग्जाम। स्टेट्स अपने एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, बट जो यूपीएससी के अंडर जो एग्जाम्स होते हैं दे आर एक्चुअली नॉन फेडरल इन नेचर। तो ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। यहां तक इतनी बात हो गई। अब हम एक और पॉइंट देख लेते हैं जो कि है इंडिपेंडेंट प्लस इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी मैंने पिछले पॉइंट में इसलिए छोड़ा था क्योंकि हमने अगले पॉइंट में यही पढ़ना है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जुडिशरी जो है वो अपने डिसीजंस लेने के लिए पीएम से नहीं पूछेगी, ना वो मुझसे पूछेगी। वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस लेने के लिए। वो उसके पास इंडिपेंडेंस किस तरह से आती है? अपने डिसीजन लेने के लिए वो अपने जितने भी बंदे हैं वहां पे जो उनके काम कर रहे हैं, उनके काम को रेगुलेट करने के लिए कुछ ऑर्डर्स पास कर सकती है। एक और चीज क्या हो सकती है कि जुडिशरी के पास पावर है कि वो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दे। दे कैन विदहेल्ड यू इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब आपने कोर्ट की आज्ञा की अवहेलना की है। तो ये कुछ पावर जो इनके पास दी गई है ताकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी बने, ना कि ये किसी पे डिपेंडेंट बॉडी बने। तो ये इसका मतलब है। इंडिपेंडेंट का मतलब हम समझ गए। अब देखते हैं कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है। इंटीग्रेटेड माने कि जो आपके
स्टेट लॉज हैं और जो आपके जो यूनियन लॉ है, यानी जो आपके सेंट्रल लॉ हैं और जो आपके स्टेट के लॉ हैं, उन दोनों को अगर अप्लाई करना है, माने उन पे अगर डिसीजन देना है, तो वो हाई कोर्ट भी दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है। माने कोई भी हाई कोर्ट के, हर स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट होता है, हालांकि कुछ स्टेट्स के साथ में भी हैं। तो मतलब अगर कोई स्टेट का हाई कोर्ट है, वो डिसीजन दे सकता है उस लॉ पे जो लॉ यूनियन ने बनाया हो या फिर जो लॉ सेंटर ने बनाया हो, इसलिए इंटीग्रेटेड है। और वो फेडरल पे भी मतलब वो यूनियन वाले लॉ पे तो डिसीजन दे ही सकता है, साथ में स्टेट वाले पे भी दे सकता है। और सेम गोज फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूनियन लॉ पे तो अपना डिसीजन दे ही सकता है, यूनियन लेजिस्लेशन पे अपना डिसीजन दे सकता है, और स्टेट वाले पे भी दे सकता है। मतलब हमारी जो जुडिशरी है, इट इज इंडिपेंडेंट प्लस इट इज इंटीग्रेटेड। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां तक हमने ये फीचर्स पढ़े। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IBTS इंस्टीट्यूट को और करें अपने HAS एंड अलाइड सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब पढ़ते हैं जो आपके बाकी कुछ फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के बच गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस तरह की है। हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई कहां से? ये आई ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने ब्रिटेन से ये लेने की कोशिश की कि वहां से पार्लियामेंट ले ली जाए, बजाय कि जो यूएसए था, जो कि एक डेमोक्रेसी था, उससे हम उसका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले लें। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसमें पार्लियामेंट होती है, सीधी सी बात है, प्लस जो एग्जीक्यूटिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है ही इज द सुप्रीम पावर, ठीक है, वो किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देयर इज सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज। इसका मतलब अभी समझते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये आपकी बुक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज को समझ गए, आप पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को समझ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है, प्लस आपका पीएम आता है विच इज हेडिंग दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने उसकी जो कैबिनेट के बंदे हैं। कैबिनेट और भी छोटी फॉर्म है काउंसिल की, काउंसिल बड़ी होती है, कैबिनेट छोटी होती है, ज्यादा बार मिलती है और ज्यादा इफेक्टिवली डिसीजन लेती है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में ये लोग आ गए। लेजिस्लेचर में कौन है? आपके दोनों सदन है जो लेजिस्लेट करते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। अब इस लाइन का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, ये सब जो है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा कि प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेजिस्लेचर को लेके, वो तो वहां बैठता भी नहीं, बट ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट जो आपका लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव से रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेता है? देखो, जब भी कोई कमीशन है, जैसे यूपीएससी है या फिर आपका फाइनेंस कमीशन है या फिर आपकी कैग की रिपोर्ट्स हैं, प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनकी रिपोर्ट्स को टेबल करे पार्लियामेंट में जाके, ठीक, उनकी रिपोर्ट्स को टेबल करे पार्लियामेंट में जाके। और अगर इनकी कुछ रिकमेंडेशंस थी और अगर उन रिकमेंडेशंस पे काम किया गया तो क्या काम किया गया, अगर कुछ रिकमेंडेशंस को इग्नोर किया गया तो क्यों किया गया, ये सब प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है। उसी तरह से जो भी इलेक्ट होके गवर्नमेंट आई है, मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, मेजोरिटी पार्टी का, यानी जो भी जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा वोट्स हैं वो रूल में। जैसे इस टाइम पे बीजेपी के ज्यादा सीट्स हैं, ज्यादा वोट्स थे, तो मेजोरिटी पार्टी का रूल हुआ, ठीक है। इसी को फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक। तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये चीज समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है। जब भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है और आपका जो पीएम है और जो उसकी पार्टी है, अगर लेजिस्लेचर को लगे कि अब जो जनता है उसका कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी जो पीएम है या फिर उसकी जो पार्टी है उसमें, मतलब अब लोगों को लग रहा है कि सरकार जो है चेंज कर देनी चाहिए, अगर इस तरह का कुछ माहौल बनता है तो लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो एक नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास करके, मोशन होता है एक, मतलब आप समझिए एक बिल टाइप उन्होंने पास कर दिया। बिल होता नहीं एक्चुअली वो, बट एक मोशन होता है। तो लेजिस्लेचर ने एक मोशन पास कर दिया नो कॉन्फिडेंस का। नो कॉन्फिडेंस से खुद ही समझ आ जाएगा कि अब हमको इस सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड अगर ये आपका मोशन पास हो जाता है
तो आपकी जो करंट गवर्नमेंट है उसको रिजाइन करना पड़ता है, उसको वहां से उतरना पड़ता है। अब आप सोचिए कि लेजिस्लेचर के पास कितनी पावर है, ठीक, कि एग्जीक्यूटिव जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, और ये होता है सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब इसका मतलब एक और भी चीज हुई कि जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है दे आर क्लोज इनफ, ठीक है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट है वो, लेजिस्लेचर भी उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है, उसी तरह एग्जीक्यूटिव का भी काम है कि लेजिस्लेचर के जो फंक्शन है उसको इफेक्टिव बनाए, ठीक। और जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं वो एक्चुअली पार्लियामेंट के मेंबर्स भी होते हैं। पार्लियामेंट जो आपकी बनती है उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से नहीं बनता, उसमें प्रेसिडेंट भी होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी लॉ पास कर देंगे, ठीक, जब तक उस पर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक वो लॉ बनता नहीं, तब तक वो बिल ही रहता है, एक्ट नहीं बनता वो। इसलिए जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दे शेयर अ क्लोज रिलेशनशिप, उनका जो उनमें इंटरडिपेंडेंसी होती है, इस बात को याद रखेंगे, उनमें इंटरडिपेंडेंसी होती है। ये दो चीजें अगर आप समझ गए तो आप ऑलमोस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझ चुके हैं। अब बस बाकी छोटी छोटी चीजें, ये मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, और आप इसको अपने देश में इसके बाद सोच के कि कहाँ कौन सी चीज है उसको आप लागू कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। अब नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर है। हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं ये हम यहां पढ़ रहे हैं, ठीक। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है उसमें दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं। एग्जीक्यूटिव माने जो लॉ को एग्जीक्यूट करेगा। एक नॉमिनल होता है और एक रियल होता है। नॉमिनल माने नाम का, सिर्फ इसको इससे याद कर लेंगे, नॉमिनल माने नाम का, और रियल माने जिसके पास असली पावर है। तो नॉमिनल कौन हुआ, कौन होता है, नॉमिनल होता है प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है उसके पास एक्चुअली कुछ खास पावर होती नहीं, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 74 जो है ये बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये आपका ये एडवाइस करेगा इसको, प्रेसिडेंट को, ठीक। तो मेन बात ये है कि जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो आपके प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी सॉरी तो आपका जो कोई भी जो आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो प्रेसिडेंट होता है, और आपका जो रियल एग्जीक्यूटिव है ये आपका होता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट नॉमिनल क्यों है, क्योंकि एक्चुअल पावर्स प्रेसिडेंट के पास है नहीं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी जो पीएम है उसके साथ जो काउंसिल है वो सारे जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि साहब आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, ये वाला बिल आपको पास करना है, ये वाला बिल आप इसको पास नहीं करेंगे, आप यहां जाके ये करेंगे, आप वहां जाके वो करेंगे। तो ये सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव है। एक्चुअल हेड, पहला सिटीजन, ये सब कुछ प्रेसिडेंट है, बट एक्चुअली उनके हाथ में पावर है नहीं। रियल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, और इसी वजह से जो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल दिया जाता है, ठीक। क्योंकि सारी पावर तो पीएम के हाथ में, और पीएम को अपॉइंट एक्चुअली प्रेसिडेंट करता है, बट जो पीएम के काउंसिल में बंदे जाते हैं उन सबको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, अब पीएम की इच्छा पे। अब पीएम की मर्जी है, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, भाई मेरे को अपनी काउंसिल में ये बंदा चाहिए, ये बंदा नहीं चाहिए, इसको निकालो और इसको रखो, तो उस हिसाब से प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो कि प्रेसिडेंट को सारे काम वो करने पड़ेंगे जो आपका पीएम उनसे करवाना चाहता है। तो इसलिए जो आपका प्रेसिडेंट है दैट इज द नॉमिनल हेड। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है। मेजोरिटी पार्टी रूल हम देख चुके हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम देख चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव जो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, और यहां से आप इसको याद रख सकते हैं। ये वाला पॉइंट जो है मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक, कौन मिनिस्टर्स और एमपी, इन दोनों में फर्क है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज जस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि इलेक्ट होके आया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ठीक है। ऑल जो भी आपके इलेक्ट होके आए दे आर ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मिनिस्टर्स वो होते हैं जिनके पास कोई ना कोई मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो ये सारे जो हैं दे आर दी मिनिस्टर्स। अब इस चीज का मतलब ये है कि अगर आप मिनिस्टर भी बन जाते हैं तब भी आप एक मेंबर रहते हैं, चाहे आप लोकसभा से चुने गए हो मिनिस्टर, चाहे आप
राज्यसभा से चुने गए हो। तो इस लाइन का मतलब है मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स। ये लाइन एक्चुअली कंफ्यूज कर देती है लोगों को कि ये किस तरह की लाइन है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। पीएम लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, और रियल पावर भी पीएम के हाथ में होती है। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं डिस्कस करना चाहता हूं, क्या हमारी पार्लियामेंट एक सॉवरेन बॉडी है? क्या हमारी पार्लियामेंट एक सॉवरेन बॉडी है? आप सोचेंगे कि भाई हमें सॉवरेनिटी मिली है, हम एक डोमिनियन थे, उसके बाद हमें आजाद हुए, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर सॉवरेन एंड वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आवर डिसीजंस, और हमारी पार्लियामेंट के ऊपर किसी का जोर तो है नहीं, तो फिर किसी एक्सटर्नल कंट्री का जोर तो है नहीं, तो हम तो सॉवरेन हुए। ये लॉजिक लगाएंगे आप, बट एक्चुअली बात है कंटेक्स्ट की, क्योंकि पार्लियामेंट हमारी सॉवरेन बॉडी है नहीं। अब ये किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है वो समझना जरूरी है। आपकी सोच गलत नहीं है, सोचना इसी तरह से है, पर ये किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। जो सॉवरेन बॉडी है ना, इस टाइम पे इस तरीके से इस कंटेक्स्ट में बात नहीं हो रही कि क्या किसी एक्सटर्नल पावर के अंडर वो सॉवरेन है, नहीं, ठीक, वो तो हम सॉवरेन हैं, बट पार्लियामेंट सॉवरेन है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी पार्लियामेंट के पास है। मतलब पार्लियामेंट जो है वो अपने डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर अगर मैं ऑन द होल एक पार्लियामेंट की बात करूं तो इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। क्यों? क्योंकि यहां पे सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि पार्लियामेंट सबसे ज्यादा सुप्रीम है इस देश में। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं। इस देश में सबसे ज्यादा सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के आगे हर कोई झुकता है, ठीक। प्लस पार्लियामेंट जुडिशरी से भी नीचे है सुप्रीम होने में, और इन दोनों के बीच क्या कसर चलती रहती है। जो जुडिशरी है वो कुछ लॉ निकालती है, अगर जो पार्लियामेंट है वो कुछ लॉ आगे करती है, निकालती है, तो जुडिशरी के पास मौका होता है कि वो उसको, अगर वो लॉ गलत है तो वो उसको स्क्वैश कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। तो वो कुछ और अमेंडमेंट करके बाद में लेके आते हैं और जुडिशरी फिर और कुछ करती है, तो इनके बीच में चलता रहता है। तो ये है कि पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। अगर वो सॉवरेन होती तो जुडिशरी कभी वहां पे एग्जिस्ट ही ना करती। तो इसका मतलब यह है कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। दिस इज व्हाट आई कॉल अ प्रॉपर यूपीएससी क्वेश्चन। ये आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमने देखा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमारे पास है, प्लस पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, प्लस हमारे पास जो है जुडिशियल सुप्रीमेसी, हमारे पास जुडिशियल सुप्रीमेसी है। अब हम इसमें एक चीज ये पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है, इन दोनों का सिंथेसिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो किस तरह से? पार्लियामेंट सॉवरेन है अपने डिसीजंस लेने के लिए, वो अपने डिसीजन ले सकती है, वो लॉ पास कर सकती है, पर उसके साथ साथ है जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब आप बताइए, जहां सॉवरेन और सुप्रीमेसी आ जाएगा तो वहां तो सुप्रीमेसी जीतेगा ना। मैं पिछले वाले पे भी बात कर रहा था कि जो आपकी पार्लियामेंट है वो लॉ पास करती रहती है, अगर जुडिशरी को लगे कि वो लॉ गलत है तो वो उस लॉ को खत्म कर सकती है, उस लॉ को जो है मतलब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो जुडिशरी की सुप्रीमेसी ज्यादा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है, इन दोनों का एक प्रॉपर सिंथेसिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसी पार्ट में आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो दो चीजें लिखी हुई हैं, एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। जो आपका जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 21 में जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 के अंदर जो है बताया गया है कि इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है, उससे हम सारे अपने डिसीजंस जो हैं वो जुडिशरी लेती है। अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों एक जजमेंट देने के तरीके हैं, एक बात इनमें कॉमन ही है। हम देखते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पहले प्रोसीजर वाला देखते हैं क्योंकि ये इंडियन कंटेक्स्ट है। तो प्रोसीजर वाले में क्या है, जब भी हम किसी लॉ की, अगर वो उस लॉ को जुडिशरी चेक करेगी तो किस तरह से चेक करेगी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में आप देखेंगे कि जो वो लॉ बनाया गया है या फिर जो वो एक्ट बनाया गया है, जिस तरह से, क्या सही प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, यानी इज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हैड बीन फॉलोड और नॉट। क्या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया गया था या नहीं, बस इतनी सी बात देखी जाएगी। जो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है
उसमें ये तो देखा जाएगा कि प्रोसीजर अच्छे से फॉलो किया गया है कि नहीं, बट उसमें एक चीज ये देखी जाती है कि जो लॉ है क्या वो आर्बिट्रेरी तो नहीं है, क्या वो लॉ सही है या नहीं, क्या वो लॉ हमारे सिटीजन के लिए ठीक है नहीं। यानी एक तरह से उसको दो तरह से चेक किया जाता है, ठीक। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये देखा जाता है कि आपका जो लॉ है उसको पास तो आपने कर दिया है, बट क्या वो लॉ अगर अप्लाई होगा क्या वो ठीक रहेगा या नहीं। यानी एक सब आगे जाके सोचने वाली प्रोसेस है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है वो सिर्फ इतना देखता है कि लेजिस्लेचर जो है उसने क्या सही प्रोसीजर फॉलो किया है, मतलब क्या लोकसभा राज्यसभा जो है उन्होंने अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करके प्रॉपर मेजोरिटी से वोटिंग करके उस लॉ को पास किया है या नहीं। अगर उसने अच्छे से लॉ को पास किया है देन दैट लॉ इज वैलिड, चाहे वो लॉ कितना भी खराब हो। इसी तरह का एक जो केस है वो हमारे सामने आया था 1950 में, जिसको कि ए के गोपालन केस बोला जाता है। जो गोपालन जी थे उनको डिटेन कर लिया गया था। आर्टिकल 21 जो है उनका इसका मिसयूज हो रहा था इस टाइम पे, ठीक है। उनका आर्टिकल 21 जो था उनसे छीना जा रहा था। तो उस टाइम पे जो है पहला डिसेंट, पहला सबसे बड़ा डिसेंट जो है वो हमारे जस्टिस जो अपने जज थे, जस्टिस फजल अली, जस्टिस फजल अली। पहला डिसेंट, डिसेंट माने कि उन्होंने पहली बार जो आपके जजेस थे सारे, सिर्फ यही एक जज थे जिन्होंने बोला था कि आपका जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसको आपको देखना पड़ेगा, उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एलिमेंट लाना पड़ेगा हमें, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक चेन है, अलग अलग नहीं है सारे फंडामेंटल राइट्स। इस तरह की बातें हुई थी। जब हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट केस डिस्कस होंगे उसमें हम इस केस को भी डिस्कस कर लेंगे। बट अभी बात यह है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो फर्क है वो मैं आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि हमारा जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ये सारे फीचर्स हो गए। अब जो नेक्स्ट फीचर्स हैं ये सब हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ठीक, डीपीएसपी दिया गया, और बाद में अमेंडमेंट के थ्रू आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। अब आप देखिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक, ये एक्चुअली हमारे राइट्स हैं और सरकार के ऊपर एक तरह की रोक है। जो आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है उसके एक्शन के अगेंस्ट जो है उनके ऊपर एक रोक है कि आप ये वाले काम आप नहीं कर सकते, ये सिटीजन्स के राइट्स हैं और ये उनको मिलने ही चाहिए, ठीक, आप उनको ले नहीं सकते। मतलब एक तरह का स्टॉप लगाता है जो आपका एग्जीक्यूटिव का एक्शन है उस पर। तो फंडामेंटल राइट को आप दो तरह से देख सकते हैं, ये आपके राइट भी हैं प्लस सरकार के ऊपर रोक भी है। उसी तरह से अगर आप डीपीएसपी को देखेंगे तो जो डीपीएसपी है वो एक्चुअली ये बताता है कि सरकार आपको करना क्या है, ठीक, ये सरकार को बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बताता है कि जो आपका स्टेट है, स्टेट इज बाउंड कि वो डीपीएसपी को अचीव करे। ये डीपीएसपी में ही लिखा गया, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टेट को बोलता है कि आप डीपीएसपी को अचीव कीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब एक जगह तो वो सरकार पे रोक लगा रहा है, एक जगह सरकार को बता रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दिस इज द बैलेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सब चीज को बैलेंस करके चला गया। अब एक और चीज जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 42nd अमेंडमेंट के अंडर हमें मिली थी। जो आपकी सवर्ण सिंह कमेटी थी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई। अब उस टाइम पे सोच ये थी कि हमने राइट्स दे दिए, हमारे पास डीपीएसपी भी है, बट एक तरह की ड्यूटी भी होनी चाहिए। हमारा जो लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आपके पास सिर्फ राइट्स ही नहीं है, यू आर ऑल्सो बाउंड टू परफॉर्म सम ड्यूटीज। कुछ मॉरल ड्यूटीज भी हैं और कुछ अलग तरह की ड्यूटीज भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी गई, ठीक। इन तीनों को हम बहुत बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से इनको हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ से अगर पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में तो यहाँ से पक्का आएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अब ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा जो स्टेट है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ये हमने ना जाने कितनी बार सुन लिया है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, और हमारा जो स्टेट है वो सेक्युलर स्टेट है सेक्युलर। अब सेक्युलर का अर्थ जो है वो हर देश के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां पे वो मानते हैं सेक्युलरिज्म को कि इट इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन।
यानी रिलीजन अलग है और आपकी जो स्टेट है यानी आपकी जो कंट्री है, एक बात को ध्यान में रखेंगे, कंट्री को कभी कभी स्टेट भी बोला जाता है, तो उसको वैसे ही लेंगे। देयर इज अ प्रॉपर सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। ये है आपका यूएस का कंसेप्ट। हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा अलग है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि हर जो कंट्री है उसका अलग अलग फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म हो सकता है। सेक्युलर का असल अर्थ जो है, अगर मैं आपको हिंदी में लिखूं तो इसका अर्थ होता है धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता। अगर मात्रा गलत लगी हो तो माफ कीजिए, ठीक। इसका असल मीनिंग हिंदी में होता है धर्म निरपेक्षता। बट हमारा जो फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है वो धर्म निरपेक्षता से ज्यादा इस बात पे बिलीव करता है, सर्व धर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव। अच्छा, कुछ बच्चों लगेगा कि इंडिया का कोई धर्म नहीं है, मतलब हमारा तो कोई धर्म ही नहीं, तो सर क्या हम अधर्मी हैं फिर? नहीं नहीं, अधर्मी नहीं है हम जो है, हमारा कंसेप्ट है सर्वधर्म समभाव, माने ऑल रिलीजन्स आर इक्वल टू अस। तो हमारा जो स्टेट है वो रिलीजन से पूरी तरह अलग नहीं है। बात यह है कि हमारा जो स्टेट है, जो इंडिया है, इट रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स। हर रिलीजन की रिस्पेक्ट है, हर रिलीजन के लिए इक्वल ट्रीटमेंट है, किसी के लिए भी बेटर ट्रीटमेंट, दूसरे से बेटर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। तो हमारा सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट ये है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, हर धर्म को बराबर माना जाता है और इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका पाकिस्तान है वो एक मुस्लिम स्टेट है, नेपाल इज अ हिंदू नेशन। तो वैसे ही इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन नेम कुछ नहीं है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इसका मतलब ये है। और डिटेल में हमने सेक्युलरिज्म को पढ़ लिया है। अब एक ऐसी चीज जिसपे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें काफी डिबेट्स हुई और बाद में जाके हमें जो है एक बहुत ही प्यारा डिसीजन लिया गया और बहुत ही मतलब जरूरी डिसीजन था वहां पे लिया गया कि इंडिया के हर इंसान को बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस अडल्ट फ्रेंचाइज देगी। अडल्ट फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट दिया गया इंडिया के हर सिटीजन को। अब ये डिसीजन मुश्किल क्यों था वो बताता हूँ। जिस टाइम पे असेंबली बन गई थी और जिस टाइम पे ये सब करने का जो है अडल्ट फ्रेंचाइज की डिबेट चल रही थी, प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के बहुत सारे जो सिटीजन्स थे दे वर इलिटरेट। और डिबेट्स में कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अगर इलिटरेट लोगों को भी आप वोटिंग का हक देंगे तो देयर इज अ ग्रेटर चांस कि जो सरकारें हैं दे कैन मिसयूज देम, और आज भी होता है। बट बात यह है कि इन्हीं चीजों के लिए हमने पूरी फ्रीडम स्ट्रगल लगा दी, और अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए अपने लोगों को अगर हम अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दे पाए तो फिर क्या फायदा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये था इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो हमें दी गई। और हमने एक और चीज देखी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करके जो आपकी वोटिंग की एज थी वो 21 से 18 भी की गई थी बाद में। ठीक, इसको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ लेंगे, आने वाले चैप्टर्स में इस तरह के कंसेप्ट हैं। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है आपका 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब है दोस्तों कि एक तो है आपका सेंटर, ठीक, एक है आपका स्टेट, और उसके नीचे हैं आपके पीआरआईज। 3 टियर गवर्नमेंट, 3 स्तर की सरकार। एक है सेंटर, जहां पे सेंटर पे रूल होगा, सेंटर की जो सरकार है वो, एक आपकी जो स्टेट की सरकार है वो, और एक है आपके पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस। अब जो गांव है उसमें पंचायत होती है, जो आपका नगर है या जो आपका अर्बन एरिया वहां पे म्युनिसिपैलिटीज का कॉन्सेप्ट है। तो जो आपकी पंचायत है, ये इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए कि पंचायत का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पंचायत जो है वो बिल्कुल लोअर लेवल पे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करती है। आपका कोई ऐसा बंदा जो यूनियन में बैठ के लॉ बना रहा है, वो हो सकता है हर स्टेट के लिए एक जैसा लॉ बना दे, बट क्या जो लॉ दिल्ली में एप्लीकेबल है, क्या वही लॉ किसी पहाड़ी क्षेत्र में अच्छे से एप्लीकेबल हो पाएगा? नहीं। इसीलिए स्टेट के पास पावर है। फिर स्टेट के पास तो पावर है, बट कोई बंदा अगर शिमला में बैठा बैठा ही सारे कानून बना रहा है, तो क्या आपका चंबा और आपका ऊना, उसके लिए आप सेम तरह के लॉ बना सकते हैं? नहीं। आप क्या कुल्लू, जहाँ पे एस्टे एरियाज जहाँ पे ज्यादा हैं, ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, और जहाँ पे अर्बनाइजेशन थोड़ा ज्यादा है, ऊना, क्या आप लॉ बना सकते हैं? नहीं। इसीलिए पंचायत जरूरी है, क्योंकि पंचायत जो है वो लोकल लेवल पे और लोअर लेवल पे काम करती है, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, इसलिए इनका होना जरूरी है। तो ये थे हमारी सेलिएंट फीचर्स ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन की एक वीडियो जिसमें हमने फीचर्स को डिस्कस किया। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्रिटिसिज्म क्या है, यानी उसमें थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो क्या क्या है। और इस वीडियो में जो आने वाली वीडियो होगी उसमें ये तो हम डिस्कस करेंगे जो आपके बुक में लिखा है, प्लस उसके साथ साथ हम थोड़ा सा ऐसा कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे साथ साथ जिससे आपका जो है सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप हो, ताकि आप आंसर राइटिंग में और भी अच्छा कर पाए। ठीक, इस तरह से हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यार सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।